नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त चुनावों का हो तो नेताओं पर आप भरोसा कर सकते हैं कि एक से एक नारे गढ़ेंगे जनता के बीच जाने के लिए। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी प्रचार का शोर हालांकि अब थम गया है, लेकिन बयानों का शोर नतीजों तक सुनाई देता रहेगा। मुंबई के धारावी में राहुल गांधी ने पोस्टर निकाला हाथ में। पोस्टर के जरिए पीएम मोदी बीजेपी महायुति पर प्रहार किया। राहुल गांधी ने धारावी प्रोजेक्ट अडानी समूह को देने पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक है तो सेफ है नारे का सही मतलब है जब तक मोदी और अडानी एक साथ हैं तब तक सेफ है। इसके बाद महाराष्ट्र से दिल्ली तक बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर हमलों की बारिश शुरू हुई। बीजेपी ने एक और सेफ की जंग को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी को फेक करार दे दिया। इसके बाद वाला पोस्टर दिखाइए जो बीजेपी ने जारी कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी फेक है लिख दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के साथ गौतम अडानी की तस्वीर दिखाकर पूछा कि कांग्रेस की सरकारों में अडानी पर मेहरबानी का जिक्र राहुल गांधी क्यों नहीं करते। सवाल है कि पीएम मोदी का यह नारा क्या बीजेपी को महाराष्ट्र और झारखंड में जीत दिला सकेगा और बयानों की जंग में कौन सेफ है कौन फेक, चर्चा करेंगे। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में आज आ गए हैं। गौरव भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी और अडानी जी एक साथ खड़े हैं, एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक। बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुआ चुनावी कैंपेन एक है तो सेफ है से फेक है तक पहुंच चुका है। आज मुंबई के धारावी पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर पोस्टर वॉर किया। उन्होंने मन से एक छोटी तिजोरी से बाकायदा 2 पोस्टर निकाले, जिसमें एक पोस्टर में पीएम मोदी के साथ गौतम अडानी की तस्वीर थी और दूसरे में धारावी के विस्थापन का मुद्दा उठाकर महायुति पर हमला किया। 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अडानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। देखिए, राहुल गांधी अपनी खास शैली में इस सेफ से पीएम मोदी के नारे एक है तो सेफ है पर तंज कस रहे हैं। राहुल बोले, बीजेपी के इस नारे की हकीकत समझ लीजिए। एक है तो सेफ है, एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अडानी जी सेफ हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के सेफ वाले तंज पर करारा प्रहार किया। जेपी नड्डा बोले, पीएम ने एकजुटता के लिए नारा दिया, लेकिन राहुल इसे दुष्प्रचारित कर दिया। अरे मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन तुम जब बोलते हो एक है तो सेफ है, तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगाड़ी के साथी भी नहीं होते, तुम एक ही होते हो, और एक होते हो तो ही सेफ होते हो। इस बात को समझ लेना चाहिए। राहुल के पोस्टर वॉर पर पलटवार करने में बीजेपी ने जरा भी देर नहीं की। महाराष्ट्र से दिल्ली तक बीजेपी नेताओं ने पूछा, जिस अडानी समूह को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती है, उन्हीं के साथ कांग्रेस की सरकारों के कामकाज का पुराना इतिहास है, तो राहुल गांधी इसे क्यों नहीं याद रखते। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने इस नारे में एक और तुकबंदी करते हुए राहुल गांधी को फेक करार दे दिया। राहुल जी, ये देखिए कि रॉबर्ट वाड्रा है, गहलोत जी है, तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक है तो सेफ है बयान की व्याख्या को सही ठहरा रहे हैं। उसको उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। अडानी जी, मोदी जी, अमित शाह, ये अगर एक है तो सेफ है। तो उन्होंने कहा है कि जब तक अडानी और मोदी एक है, उनको नारा है, तब तक वो सेफ है, और जिस दिन दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो दोनों अनसेफ हो जाएंगे।
लेकिन बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा राहुल गांधी के बयान पर जमकर हमला करते हैं। सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है, जाकी रही भावना जैसी, जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा परदादा दादी पापा मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। तो तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा। राहुल के बयान पर बीजेपी बुरी तरह विफल है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस है तो आतंकवादी सेफ है, पाकिस्तान सेफ है, रोहिंग्या सेफ, वक्फ सेफ है, और हम एक हैं तो कांग्रेस अनसेफ। उधर महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है के साथ बटेंगे तो कटेंगे नारे पर भी सियासत हावी है। मुंबई में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया, अगर मुंबई के लोगों पर आंच आई तो हमें भी काटना पड़ेगा। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी पर वोट जिहाद का आरोप लगाते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी को हराने के नाम पर अल्पसंख्यक एकजुट वोट देते हैं। जवाब में शरद पवार बोले, बीजेपी वोटिंग से पहले माहौल बिगाड़ रही है। खेदजनक आहे की अशा प्रकारे धर्माचा वापर करून शरद पवारांचा पक्ष, उद्धव ठाकरेंचा पक्ष आणि काँग्रेस हे या ठिकाणी वोट जिहाद करतायत। सज्जाद नोमानी उलेमा काउन्सिलचे प्रमुख यांनी 17 मागण्या या 3 पक्षांना दिल्या होत्या। या मागण्या देखील इतक्या भयानक आहेत। वोट जिहाद हा शब्द वापरून विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने एक प्रकारचा धार्मिक कलर या निवडणुकीला द्यायचा प्रयत्न केलेला दिसतो। दरअसल पीएम मोदी हर चुनावी रैली में एक है तो सेफ है नारा बुलंद करके कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ओबीसी को बांटकर कमजोर करती है। बीजेपी कहती है कि एक है तो सेफ है नारे का अर्थ बहुसंख्यक वोटों को जोड़ने और विपक्ष की तरफ से हो रही जाति आधारित राजनीति के जवाब में सभी लोगों को जोड़ने के लिए दिया गया है। कोई भी नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए, और इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सवाल है कि हरियाणा में भगवा परचम लहराने के बाद बीजेपी क्या महाराष्ट्र और झारखंड में भी कमल का करिश्मा दिखा पाएगी, और क्या पीएम मोदी का एक है तो सेफ है नारा ही दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत की पटकथा लिखेगा। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, और हमारे साथ अभय दुबे जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। गौरव भाटिया जी, राहुल गांधी ने आज बड़े विस्तृत तरीके से एक सेफ से, जिसे अंग्रेजी में सेफ कहते हैं, हिंदी में तिजोरी कहते हैं, उनमें से तस्वीरें निकाली और सीधा आरोप लगाया है कि मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा आरोप लगाते हुए कि अडानी को और उनके रिश्ते को सेफ रखा जा रहा है, सेफ में बस ये लोग हैं। आप कहते हैं कि हम जनता को एकजुट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आपका जवाब? अंजना जी, देखिए, सर्वप्रथम तो अभी राहुल गांधी का एक बयान चल रहा था, वो आरोप लगा रहे थे कि जो बाइडेन की जो याददाश्त है वो चली गई, लेकिन भारतीय राजनीति के गजनी जिनकी याददाश्त चली गई, जिनकी समझदारी चली गई, वो राहुल गांधी हैं, क्योंकि जो बाइडेन को पूर्व राष्ट्रपति बता दिया इस बालक बुद्धि ने। और देखिए आरोप कौन लगा रहा है, पहली बात ये प्रमुख बिंदु है आज की जो प्रेस वार्ता करी है बालक बुद्धि ने। आरोप वो लगा रहा है जो स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, जिसकी मम्मी एंटोनिया माइनो वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, उनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा वो भी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। दूसरी बात देखिए, क्यों कह रहा हूं गजनी है, उनकी याददाश्त चली गई, उनकी जो सेफ थी ना
वो गांधी परिवार की तिजोरी लेके आए थे, उनको लगता है कि भारत को वो लूटेंगे, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उनकी सेफ में कुछ तस्वीरें मेरे पास थी, वो रह गई थी तो मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ये एक तस्वीर है, अदानी ग्रुप पे आरोप लगाते हैं, तो ये रेवंत रेड्डी की है। रेवंत रेड्डी 12,000 करोड़ रुपए तेलंगाना में कह रहे हैं निवेश करेंगे। ये वाली तस्वीर क्यों नहीं निकाली सेफ से, ये तो बता दे। अच्छा ठीक है, इसके बाद अशोक गहलोत, ये देखिए, ये भाई बुला रहे थे गौतम अदानी को, भाई गौतम अदानी आए हैं, कुछ तो दे के जाएंगे। और जब राजस्थान में इनकी सरकार थी अंजना जी, इस तस्वीर में देखिए कैसे एक दूसरे के कान में कितनी घनिष्ठता है। परम मित्र अशोक गहलोत, गौतम अदानी, और 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे ये कह रहे थे अशोक गहलोत। और 1600 हेक्टेयर जमीन जो किसानों की थी वो सोलर पार्क के लिए दे रहे थे। जनता ने ऐसी लात मारी, सत्ता से ही हटा दिया। अच्छा, एक भारत के जीजा जी, इनको तो आप जानती होंगी, क्राइम मास्टर गोगो बुलाता है देश, ये रॉबर्ट वाड्रा। ये देखिए कैसे गौतम अदानी के साथ सटे हुए हैं। अरे यहां पे गौतम अदानी अच्छे हैं, क्योंकि आज जो आरोप लगाया वो राहुल गांधी ने ये कहा कि जो प्रदेश की अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, तेलंगाना में क्या खत्म हुई? अगर भ्रष्टाचारी हैं तो वहां क्यों निवेश हुआ? और देखिए, ये अभी नहीं चल रहा, अब जो मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीर एक और है। ये कहां सेफ थी? इंदिरा गांधी की सेफ देखिए, धीरू भाई अंबानी जी के साथ बैठी है। अब आप मुझे बताइए ये क्या है? भाई डिनर चल रहा है ये तो। अगर घनिष्ठता अच्छी नहीं, अगर ये अच्छा नहीं कि एक बिजनेसमैन और राजनेता या नेत्री साथ में हो, तो राहुल गांधी को इस तस्वीर पे भी उत्तर देने चाहिए। अच्छा, एक और तस्वीर है, ये सेफ पे से निकली नहीं थी अंजना जी। ये देखिए, रिलायंस का विमान है, कौन उतर रहा है? अरे सोनिया गांधी, ये तो कभी मंत्री भी नहीं रही, ये रिलायंस के हवाई जहाज से उतर रही हैं। मतलब कई पुश्तों से चल रहा है ये सेफ वाला धंधा जो राहुल गांधी बता रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये है जो जनता पूछ रही है, अगर किसी पे उंगली उठाते हो तो पहले ये बताओ कि कांग्रेस शासित राज्य में अगर निवेश हो तो अच्छा है, अगर वो भाजपा शासित में करे तो खराब है। ये कैसे दोहरे मापदंड है? दूसरी बात मैं उठाना चाहता हूं, देखिए आज ये बोला जाएगा, जब सवाल पूछा राहुल गांधी से कि सज्जाद नुमानी ने कहा है कि मुसलमान एक होके इंडी अलायंस के लिए वोट करें, तो राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा नहीं नहीं, ये सवाल मत पूछो। अंजना जी ये बताइए, ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है? ठीक है, मुसलमान एक हो जाओ, चाहे कमलनाथ हो, चाहे वो सज्जाद नुमानी हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, मरिया आलम खान हो, सलमान खुर्शीद हो। और अगर हम कहते हैं अच्छा नारा देके एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, तो उसमें इनको दिक्कत हो जाती है। तो भैया अगर तुम वोट जिहाद करोगे तो हिंदू शांत थोड़ी ना रहेगा, वो भी एकजुट होगा। इस पे राहुल गांधी कोई उत्तर नहीं देगा। जवाब लेते हैं अभय दुबे जी, अब आप कांग्रेस पार्टी से मोर्चा संभालिए और जवाब दीजिए। तस्वीर उन्होंने एक एक आपके नेता के साथ की दिखाई है। आपके राज्य में अगर मुख्यमंत्री नेता उनसे हाथ मिलाए तो बड़ा अच्छा होता है, और प्रधानमंत्री पर आप इसलिए आरोप लगाते हैं क्योंकि उनके साथ जो भी आप लोगों का आरोप है। दूसरा पक्ष वो कह रहे हैं कि आप लोगों को सेफ में तिजोरी ही दिखेगा, ये बीजेपी कह रही है। वो तो सुरक्षित सेफ कह रहे थे, आप लोगों को तिजोरी दिख गया, अंग्रेजी वाला सेफ। अंजना जी, सवाल सिर्फ तस्वीर का नहीं है, तकदीर का है। प्रधानमंत्री जी उन हजारों लाखों लोगों की जो धारावी की स्लम में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों पर रहने के लिए आमादा हैं। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं अडानी जी की, बड़े बड़े फानूस उनके बंगलों में रखे हैं, सोने के चम्मच से वो खाना खाते हैं और वो एक समय की नींद भी पर्याप्त ले नहीं पाते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 641 एकड़ का धारावी का प्रोजेक्ट था। देश के लोग जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि 2018 में सीकलिंक नाम की कंपनी को यह प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ था, जहां पर स्लम का पुनर्विकास करना था 7,200 करोड़ रुपए में। उस प्रोजेक्ट को, मिले हुए प्रोजेक्ट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैंसिल करती है और फिर से टेंडर करती 2022 में, और वो टेंडर कितने में जाता है? 5,000 करोड़ रुपए में।
और सबसे दर्दनाक बात उन गरीब लोगों के लिए है कि टेंडर में शर्तों में इतना बदलाव किया जाता है, बदलाव करके यह कह देते हैं कि जो 350 स्क्वायर फीट सिकलिंग सभी परिवारों को रहने के लिए जगह दे रही थी, उसमें जो मशाल नाम की एक एजेंसी ने सर्वे किया था, जिसने ये पाया था, उनके वापस जो दुरुस्त करके सर्वे किया कि 81,000 टेनेंटमेंट्स हैं, उसको अडानी जी ने जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जिसमें 80% शेयर था, उसमें कहा कि नहीं साहब, हम सिर्फ 64,000 लोगों को ही मान्यता देते हैं। उस 64,000 लोगों में भी 3 शर्तें डाल दी। ये डाल दिया कि सन 2000 1 जून 2000 मतलब 24 साल पहले जो लोग रहते थे सिर्फ उनको हम 350 स्क्वायर फीट का घर बनाकर फ्री में देंगे। उसके बाद के लोगों के लिए क्या शर्त जोड़ दी, मतलब 24 साल से जो धारावी में लोग रह रहे हैं, लाखों गरीब लोग जो मेजनाइन पर रह रहे हैं, जो फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हैं, 7 लाख 8 लाख लोग जो आइडेंटिफाई किए, उनको क्या कहा, उनको धारावी के बाहर प्रधानमंत्री आवास के नाम पर हम जमीन देंगे। और 2011 के बाद के जो लाखों लोग हैं उनको तो इनकार ही कर दिया, उनको कहा कि हायर परचेस पे जो ले सकता है ले। प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा अन्याय करेंगे। और ये सिर्फ वहीं के का मामला नहीं है, कुर्ला डेयरी की 21.25 एकड़ जमीन दी, मड आइलैंड की 140 एकड़ जमीन दी, कुंजूर मुलुंड में सॉल्ट पेन लैंड 225 एकड़ जमीन दी, देवनार डंपिंग ग्राउंड 125 एकड़ जमीन दी, जीवीके पर छापा मारा, जीवीके एयरपोर्ट मुंबई के पे छापा मारा। और अडानी जी को जब उसने 74% शेयर ट्रांसफर कर दिए तो सीबीआई ने उस केस को रफा दफा कर दिया। प्रधानमंत्री जी 400 स्क्वायर किलोमीटर मुंबई के बिजली आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट दिया, 6600 मेगावाट की बिजली आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी को दिया। तो आज समझ में आता है क्यों अडानी जी के घर पर मीटिंग, जो अजीत पवार कह रहे थे कि सत्ता की को बनाने और बिगाड़ने की मीटिंग हो रही थी। प्रधानमंत्री जी कम से कम गरीबों का तो ख्याल रखिए। महाराष्ट्र में एक के बाद एक आप प्रोजेक्ट छीन कर ले गए, क्या कसूर था महाराष्ट्र का बताइए ना। C295 अभी आपने बड़ोदरा में उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, वो महाराष्ट्र के लिए निर्धारित किया गया था। फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट था, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज का छीना, गेल पेट्रोकेमिकल्स का, बल्क ड्रग पार्क छीन लिया। तो महाराष्ट्र ने क्या कसूर किया था। महाराष्ट्र का किसान त्राहिमाम कर रहा है। जानते हैं प्याज के किसानों के साथ क्या धोखा किया, एक्सपोर्ट पर आपने प्रतिबंध लगा दिया। जब एक्सपोर्ट की छूट दी तो एक मिनिमम प्राइस आपने एक्सपोर्ट का निर्धारित किया, उस पर 40% ड्यूटी लगा दी। तो टर्की और बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों का प्याज हमसे सस्ता बिका और हमारे प्याज के खरीदार नहीं थे। प्याज के किसानों को पैसे नहीं मिलते, कपास के किसानों को पैसे नहीं मिलते, सोयाबीन के किसानों को पैसे नहीं मिलते। तो आखिर महाराष्ट्र का कसूर क्या था कि आप इतने जख्म दे रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो सवाल खड़े किए वो बहुत तार्किक है। आपने लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया ना सर, कि अडानी साहब जब आपके शासित राज्य में जाते हैं तो गंगा जल से नहा के पहुंच जाते हैं कि दूध से नहा के आ जाते हैं, वहां पे ठीक आपको प्रोजेक्ट मिलता है उनको, और बीजेपी इसका तो जवाब ही नहीं दिया। ये धारावी का पाप गंगा जल से भी धुलेगा क्या, पूछिए तो सही। मामला ये पाप बताइए ना। मैं कह रहा हूं ना, जो मैं तस्वीरों के इतर भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस शासित राज्यों में मैं खुली चुनौती देता हूं, बताइए आप कि अनैतिक तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया। हम व्यापारियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन व्यापारी अगर दमन करे 1600 करोड़ रुपए रोज कमाए और हमारे किसान की आमदनी 27 रुपए रह जाए, तब आते हैं वॉशिंग मशीन में धुल के आते हैं वो आपके राज्य में। नहीं, प्रश्न मत कीजिए ना ऐसे करप्ट आदमी के साथ फिर प्रोजेक्ट। प्रश्न है तो ये उठाए भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं ये कह रहा हूं कि अगर गरीबों के साथ अन्याय करोगे तो हम सवाल खड़ा करेंगे। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। और किसानों के मुद्दे पर भी, सोयाबीन कपास के किसान। हाँ, देखिए ऐसा है अंजना जी, मैं राहुल गांधी को सुन के सोचता हूं कि इनको लीडर किसने बनाया, फिर मैं उनके प्रवक्ता को सुनता हूं तो एक शेर अर्ज कर देता हूं, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, यहां पर हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। सवाल पहला उठाया, अदानी जब कांग्रेस शासित राज्यों में जाते हैं निवेश करते हैं वो अच्छा है और भाजपा शासित में बुरा है, इसका कोई उत्तर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं दे पाए। 0 नील बटा सन्नाटा, 100 में मिले अंडा। दूसरा सवाल पूछा गया वोट जिहाद पे नुमानी का जो वक्तव्य आया है, कोई उत्तर मिला कम से कम मैंने नहीं सुना। अब मैं इनकी बात का उत्तर दे देता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो धारवी का प्रोजेक्ट है ये एक व्यक्ति के
आगे बढ़ाने के लिए, उसको फायदा पहुंचाने के लिए है। तो धारवी का जो प्रोजेक्ट है उसके कुछ फैक्ट्स हैं अंजना जी। सबसे पहले जो जमीन है, ये जमीन सरकार के साथ ही रहेगी, ये ट्रांसफर नहीं होगी। दूसरा, ये जमीन दी जा रही है धारवी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, डीपीआर। ये जो तीसरा, 70% गौरव भाटिया जी, 70% जो है उसकी ओनरशिप धारावी के जमीन की बीएमसी की है। तो आप ये कह रहे हैं कि ओनरशिप उन्हीं की रहेगी, बीएमसी का ही रहेगा ओनरशिप? मैंने आपको बता दिया, जो लैंड है, जो जमीन है, वो सरकार के और धारवी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो सरकारी संस्था होती है इसके पास रहेगी। लेकिन बड़ी बात जो अब मैं कहने जा रहा हूं, ये प्रोजेक्ट लाया कौन था? महावसूली अघाड़ी की सरकार। आपको मालूम है, पॉलिसी पैरालिसिस था, ये कुछ आगे बात बढ़ा नहीं पाए। हो सकता है कमीशन खोरी सेट ना हो पाई हो, और टेंडर कंडीशन जो है वो उद्धव ठाकरे की सरकार ने तय करी थी, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट अवॉर्ड करके निरस्त कर दिया। तो ये क्या पूछा नहीं जाएगा? 2.5 साल सत्ता में रहे भैया, तब ये अच्छा था, अब ये प्रोजेक्ट बुरा हो गया। और हम तो बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं, धारवी में जो घर है, छोटी छोटी आप देख रहे हैं किस तरह से चाल कहते हैं, वहां पे रहना अच्छा है या इन लोगों को एक अच्छा घर, अच्छी छत मिल जाए वो अच्छा है? तो ये लोग तो वो हैं कि जब मोदी जी ने 4 करोड़ घर बनवाए उसका भी इन्होंने विरोध किया। अरे तुम तो केवल बस्तियां उजाड़ते हो, यहां बस्तियां बसाने की बात है। और अगर तुम्हें आपत्ति है, ये सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, आप कहते हैं कोई भ्रष्टाचार है, टेंडर कंडीशन ठीक नहीं है, मुझे दिखाइए राहुल गांधी या महावसूली अघाड़ी का कोई नेता हाईकोर्ट गया हो, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाई हो, निरस्त किया हो कोई करार, दिखा दें? ये नहीं दिखा पाएंगे। अब दूसरी बात पे आते हैं, इन्होंने कहा प्रोजेक्ट छीन लिए हैं, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, महाराष्ट्र में क्या बड़े प्रोजेक्ट आए हैं जिसपे काम चल रहा है या वो आ गए हैं? मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 1,70,000 करोड़, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 1,08,000 करोड़, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़, नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे 86,000 करोड़, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर 55,000 करोड़, कोंकण एक्सप्रेसवे 25,000 करोड़, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 18,000 करोड़। और ये बताइए अंजना जी, ये कहते हैं महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट बाहर जाते हैं, हम एक देश हैं, कभी किसी प्रदेश में निवेश आता है, कभी किसी प्रदेश में आता है। इनकी सरकार इतनी निकम्मी और निठल्ली थी कि कंपनी आती नहीं थी, वरना मैं इनको बता दूं, मोदी जी का नेतृत्व ये है, फॉक्सकॉन, अदानी, टाटा, ये कर्नाटका और तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोइंग हैदराबाद और बैंगलोर जाता है। आप मुझे बताइए, अगर मोदी जी भेदभाव करते होते तो फॉक्सकॉन, बोइंग, टाटा, अदानी ये कांग्रेस शासित राज्यों में कैसे निवेश करता? तो ये अपने आप में विरोधाभास है अंजना जी। और मैं इतना ही कहूंगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने केवल भ्रष्टाचार करके वसूली करी है। मैं नहीं भूलता किस तरह से परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था अनिल देशमुख पे, जो गृह मंत्री थे वसूली अघाड़ी में, और कहा था 100 करोड़ का टारगेट दिया है हर महीने का, केवल मुंबई से 100 करोड़ का टारगेट था, ये परमवीर सिंह ने कहा। और जब परमवीर सिंह को पकड़ना था तो वो फरार थे, और फेसबुक लाइव के सीएम उद्धव ठाकरे को होश नहीं था। महाराष्ट्र में बीजेपी ने नारा दे दिया, एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। उनका यही है आरोप कि आपके नेता उनके साथ रहते हैं, वो तस्वीरें क्यों नहीं तिजोरी से निकली? दोनों पर जवाब। और सज्जाद नोमानी पर अगर आप जवाब देना चाहें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि अघाड़ी को वोट दो वरना हुक्का पानी बंद हो जाएगा मुसलमानों का, जो उधर वोट देगा। अंजना जी, वोट देने का के लिए किसी को रोकना या किसी को प्रेशराइज करना वो अनैतिक काम है, उसके साथ हम कतई खड़े नहीं है। आज सवाल इस बात का है कि मैं किसी गधे को उल्लू कहूं, ये मुझे शोभा नहीं देता, मैं नहीं कहूंगा। बात सिर्फ इतनी है कि महाराष्ट्र की भूमि को क्या से क्या कर दिया आपने, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आज महाराष्ट्र क्या पूछ रहा है, मुंबई क्या पूछ रही? अपराधियों का मान मर्दन का केंद्र बना दिया गौरव भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पार्षद अभिषेक घोषालकर की हत्या हुई लाइव फेसबुक पर। आज तक ऐसा नहीं हुआ आजाद भारत के इतिहास में कि किसी ने लाइव किया और हत्या की।
थाने में जाकर भारतीय जनता पार्टी के गणपत गायकवाड़ ने हत्या की और बाहर आकर यह आरोप लगाया कि अपराधियों के जनक हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद, उनके जिनके साथ साझा सरकार चलते हैं उस महेश गायकवाड़ की पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। सीएम के आवास पर लोग, महाराष्ट्र के लोगों गौर से सुनिए, सीएम साहब के आवास पर हिस्ट्री शीटर हेमंत दाभेकर वो सब सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है, रिपोर्ट किया जाता है। निनेश घायगवाल गैंगस्टर मंत्रालय में जाता है, एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र का गैंगस्टर है, मंत्रालय में जाकर रील बनाता है, बेखौफ घूमता है, कोई उसको किसी का डर नहीं। कुख्यात अपराधी मोहम्मद इकबाल शेख अजीत पवार साहब के घर पर दिखाई देते हैं। अजीत पवार के बेटे गाजा मराणे जो हिस्ट्री शीटर है बहुत बड़ा, उसके घर जाते हैं। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं महाराष्ट्र को? अंजना जी ने आपसे पूछा था सवाल महाराष्ट्र के किसानों का, आज बताइए ना, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की 6,000 रुपए दूंगा, तो अभी आपने प्रोक्योरमेंट स्टार्ट किया है, डालिए ना किसानों के अकाउंट में प्रधानमंत्री जी 6 रुपए क्विंटल के हिसाब से सोयाबीन के पैसे। नहीं, जिस प्रकार आपने उत्तर प्रदेश में लोगों को छला और कहा कि होली दिवाली पर गैस के सिलेंडर मुफ्त ले जाइएगा, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में छला कि चुनाव जिता दीजिए 3100 रुपए धान के देंगे, 2700 रुपए गेहूं के देंगे, वैसे ही छल रहे हैं आप मराठवाड़ा के किसानों को। आपने 6,000 रुपए की बात की, आपके शिंदे सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि 6,039 रुपए तो कॉस्ट आती हमारी। आज कपास के किसान का क्या हाल कर दिया? कहां जाएगा महाराष्ट्र का किसान बताइए? 1,44,000 किसानों ने आत्महत्या की आपकी सत्ता की सरपरस्ती में। 25,000 रुपए हेक्टेयर आपने खेती की लागत बढ़ा दी। आपका कृषि मंत्री 7 साल से चिट्ठी लिख रहा है कि इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए जीएसटी हटाइए, खेती पर से, ट्रैक्टर पर से हटाइए, ट्रैक्टर पार्ट पर से हटाइए, कीटनाशक पर से हटाइए, खाद पर से। आप सुनने को तैयार नहीं है। तो महाराष्ट्र उनके बुनियादी सवाल पूछ रहा है कि क्यों बेतहाशा महंगाई की आग में झोंक दिया बहनों को, क्यों बेरोजगारी के आकंठ अंधकार में झोंक दिया। उसका जवाब देने की अपेक्षा सिर्फ हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान मटन मुजरा एक है तो सेफ है, कहां सेफ है बताइए ना। मणिपुर में हमारे देश के नागरिक सेफ हैं बताइए आप प्रधानमंत्री जी? क्या हमारे किसान सेफ थे बताइए? उन सब लोगों ने आपको वोट दिया था, उनको आपने जीप के नीचे रोंद कर आपकी सत्ता की सरपरस्ती में मार डाला गया। कसूर सिर्फ इतना था कि वो फसलों के दाम मांग रहे थे। क्या हमारी बेटियां सेफ है जो न्याय मांगने आई थी दिल्ली के दरवाजे पर? आपसे देश का हर वर्ग पूछ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री जी जिन्होंने आपको समर्थन दिया वो सेफ है? और एक ही सेफ दिखाई देती है आपको, एक धन्ना सेठ की सेफ, उसकी तिजोरी भरने का काम बंद कर दीजिए। महाराष्ट्र जवाब दे। आप कहते कोर्ट क्यों नहीं गए? अरे जनता की अदालत में जा रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता की अदालत ये निर्णय लेगी कि क्या आपने धारावी के स्लम के लोगों के साथ न्याय किया। और आज मैं कहता हूं इस शो में इनसे पूछ लीजिएगा क्या ये तैयार है 81,000 टेनेंटमेंट्स जो हैं, जो सर्वे में आए सरकार के महाराष्ट्र की, उनको घर देने के लिए ये तैयार है? एक बार अपने दर्शकों को जरा समझा देते हैं इसके क्या फीचर्स हैं, उसके बाद से गौरव जी आप जवाब दे दीजिएगा। दरअसल 600 एकड़ में धारावी का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसे अडानी रीडेवलप करेंगे, या रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, मतलब नए सिरे से उसको विकसित करना। स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट सरकार ने बनाया है। डीआरपीपीएल में अडानी का 80% स्टेक, एसआरए की निगरानी में पुनर्विकास किया जाएगा। 10 लाख लोग वहां पर रहते हैं, लीगल रेजिडेंट्स को वहीं मिलेगा घर, बाकी जो वहां पर इलीगली रह रहे हैं यानी जो अवैध रूप से वहां पर रह रहे हैं उनको बाहर शिफ्ट किया जाएगा। टेंडर दस्तावेज के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर जो 1 जनवरी 2000 से पहले बने हैं उन्हें 350 वर्ग फीट का मकान धारावी में मिलेगा। जिनकी दुकान है वहां पर ग्राउंड पर, उन्हें प्रदूषण बिना वाले जो कारोबार है उनके लिए 225 फीट की जगह मिलेगी। कई ऐसे, अगर आप धारावी में जाकर देखेंगे, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं जिससे वहीं पर बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, धुआं निकलता है और टॉक्सिक वेस्ट जिसे कहते हैं, हानिकारक उसका बाहर निकलता है सामग्री। ऐसे में प्रदूषण के बिना जो कारोबार है उनके लिए 225 फीट की जगह मिलेगी। मुंबई के जो अन्य एसआरए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जितना मिलता है उससे 17% ये अधिक ही है। 1 जनवरी 2000 से 2011 के बीच बने हैं, उन्हें 300 फीट का मिलेगा पूरा प्लॉट, लेकिन धारावी से बाहर मिलेगा, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ऊपरी तल्ले के निवासियों को 2011 के बाद के जो है उन्हें धारावी में घर नहीं मिलेगा, इन्हें धारावी से बाहर 300 फीट में रेंट पर घर मिलेगा, तो जो सरकार तय करेगी। अप्रैल 2024 में डीआरपी ने धारावी के सामने रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की 45 एकड़ में से करीब 24 एकड़ जमीन भी ले ली है।
अब तक 2000 करोड़ रुपए निवेश हो चुके हैं। 1000 करोड़ में जमीन ली गई है, 1000 करोड़ में सर्वे वगैरह हुआ है, 15,000 घरों का सर्वे किया जा चुका है, मास्टर प्लान सरकार को मिल चुका है। सरकार ने कुछ क्वेरीज इसमें जरूर उठाई है, रेज की है, यानी कुछ प्रश्न पूछे हैं सरकार ने, उसका जवाब आना बाकी है। काम अभी शुरू हुआ नहीं है। पर्यावरण, वन विभाग, केंद्र, राज्य से परमिशन अभी बाकी है। 1-1.5 साल इसमें लग सकता है सिर्फ चारों तरफ से अनुमति लेने में। बहुत लंबे स्केल पर इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है। 30 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने कंजूर, भांडुप, मुलुंड इलाके में एसआरएफ के तहत जो रेंटल होम्स का प्लान है उसे मंजूर किया। इसमें लगभग 255 एकड़ जमीन गरीबों को बसाने के लिए रखी गई है। वहां पर धारावी वाले लोग भी यहां लाए जा सकते हैं इन तमाम इलाकों में जहां पर पहले से उसके लिए जमीन तय की जा रही है, क्योंकि कैबिनेट में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम भी मंजूर हुई है, यानी जिसको कोई खरीद सके, खरीद करने के लायक हो, ऐसे जो रेंटल हाउसिंग है, ऐसे घर, उनके लिए मंजूरी दी गई है। 10 अक्टूबर की कैबिनेट में 140 एकड़ बोरीवली में भी लैंड पार्सल रखा है एसआरएफ के लिए। 14 अक्टूबर को कैबिनेट में देवनार में भी लगभग 124 एकड़ जमीन रखी गई है। अलग अलग जगहों पर पहले जमीन रखी जा रही है, तय की जा रही है कि यहां पर जब विकास किया जाए, विकसित किया जाए, रीडेवलप किया जाए, तो जो लोग वहां पर नहीं बसाए जा सकते हैं, जो अवैध रूप से बाद में आए, उनको वहां पर घर दिया जाएगा। एसआरए के लिए हालांकि कुछ जमीनें केंद्र की हैं जो पहले राज्य को दी जाएंगी, फिर एसआरए को मिलेंगी। कोई जमीन अडानी को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ घर वहां पर बनाएंगे, विकास होगा, सरकार को देगा, सरकार ही उसका अलॉटमेंट करेगी, रेंट लेगी। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का आरोप है कि धारावी से 5,000 करोड़ बीएमसी को मिलता है, वो डीआरपीपीएल या एसआरए को क्यों जाएगा। आदित्य कहते हैं कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स 4 क्यों है। तो हमने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि क्या कुछ यहां होने वाला है, क्या क्या सवाल उठाए जा रहे हैं। अब गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए। देखिए, एक एक करके मैं उत्तर दे देता हूं। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि क्या से क्या बना दिया हमारे महाराष्ट्र को, तो मैं इतना ही कहूंगा, ये फर्क है ये आंकड़ों के साथ। 2014 में इनकी केंद्र में जब सरकार थी और 10 साल में क्या फर्क आया केंद्र में, और उसके बाद प्रदेश में हमारी सरकार थी। एफडीआई का निवेश इनके समय में 6.36 बिलियन, हमारे समय में 147 बिलियन। जीडीपी 16 लाख करोड़, हमारे में 40 लाख करोड़। पर कैपिटा इनकम अंजना जी 1,25,000 थी, ये 2,77,000 हो गई। इन्फ्लेशन इनके समय में 5.9% था, हमारे में 4.5%। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब ये छोड़ के गए तो 5% था, वो 3% हो गया। इसके अलावा हमने अटल सेतु दिया 6 लेन का, पालकी मार्ग में 11,000 करोड़ रुपए लगाए। हमने माझी लाडली बहन योजना दी, जिसमें इनको दिक्कत हो रही है कि भाई आपने क्यों दी। और सबसे बड़ी बात है, हमने रूरल एरियाज में 12,25,000 घर दिए हैं। मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जब ये हत्या की बात करते हैं, पालगढ़ साधु की हत्या याद है, 2 साधुओं को मार दिया गया था। इतना हिंदू विरोधी इनकी सोच है। दूसरी बात, अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लो तो राजद्रोह का मुकदमा ये लगा देते थे। किसानों की बात ये करेंगे, मैं किसानों के आंकड़े आपको देता हूं जो हमने किया है। आप देखिए, 3,20,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया है। इसके अलावा किसानों के लिए एमएसपी कौन लाया? 8 साल तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। सोयाबीन किसानों की जब हमने परेशानी देखी तो वहां पे हमने सुनिश्चित किया उनको बेहतर भाव मिले। और मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटका के 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है जब से इनकी वहां सरकार आई है 1.25 साल में। राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए? 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी थी जब यूपीए की सरकार थी। 10 साल आपने कभी उनकी सुध भी नहीं ली। केवल एक बार 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी की बात करी, जिसमें घोटाला कर दिया। और अब पूछा जाएगा इनकी तुष्टीकरण की राजनीति, जो सबसे अहम मुद्दा मैंने उठाया, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। आप देखिए, झारखंड में भी चुनाव है, वहां पे गुलाम मीर हैं इनके प्रभारी, कहते हैं घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे 450 रुपए में। मैं कहता हूं कोई माइका लाल नहीं है जो आदिवासियों का, पिछड़ों का, हमारे नागरिकों का हक मार के घुसपैठियों को दे। ये मेरे हाथ में बयान है। दूसरा, झारखंड में लोहरदगा में
उलेमा कहता है सारे मुसलमान इंडी अलायंस को वोट दो। क्या यह बड़ा मुद्दा नहीं है? आप बताइए, इनकी फंडिंग भी बाहर से आएगी, इनका वोटर भी बाहर से घुसपैठिया आएगा, केवल इसलिए कि मुसलमान है। तुम कुछ बोलोगे नहीं और जनता चुप रहेगी। और तीसरा, मौलाना नोमानी का बयान मैंने बता दिया, ये मेरे हाथ में है। अरे वो कह रहे हैं कि इसका समर्थन नहीं करते, मौलाना नोमानी के बयान का समर्थन नहीं करते। अगर उलेमा काउंसिल या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई बोलेगा, वो कह रहे हैं कि हम नहीं करते, हमने नहीं कहा है उनको कहने को। अच्छा ठीक है, और ये प्रभारी गुलाम मीर, एक मिनट, प्रभारी गुलाम मीर कांग्रेस के कहते हैं घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे, ये तो आपके नेता है। ठीक है, ठीक है, ये सवाल बनता है। लेकिन उलेमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं वो छोड़िए, आपके नेता कह रहे हैं घुसपैठियों को उलेमा का सवाल भी बनता है, बिल्कुल बनता है। वो भी ये धर्म के आधार पर वोट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं है। बड़ा घुसपैठियों का राग अलापते हैं। महाराष्ट्र में आपके अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष कौन था, बताओ तो जरा देश को नाम। कहां का रहने वाला था? रुबीन शेख, बांग्लादेश के निवासी को भारतीय जनता पार्टी अपने अल्पसंख्यक मोर्चा का नेता बनाती है और हम पर सवाल खड़ा करती है। कितनी शर्मनाक बात है। मैं 2-3 प्रश्नों के आपके, जो एक तो किसानों का जो आपने मुद्दा उठाया, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तर पर किसान प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया सोयाबीन खरीदने का। ये तो समर्थन मूल्य पर खरीदते नहीं थे, लेकिन जब समर्थन मूल्य से कम में बिकी तो इन्होंने निर्णय लिया कितना, 13 लाख मेट्रिक टन। उत्पादन कितना होता है महाराष्ट्र में? 74 लाख मेट्रिक टन, 17-18%। और आज खरीद कितनी हुई है देश को बताओ ना, सिर्फ 4000 मेट्रिक टन। क्यों? किसानों को वापस लौटा दिया प्रधानमंत्री जी आपने कि नमी ज्यादा है आपकी सोयाबीन में, हम इतना नमी वाला सोयाबीन। अभी तो मुझे मुख्यमंत्री ने इंटरव्यू दिया, कहा कि 15% तक भी अगर नमी है तो वो खरीदेंगे। वो कब नोटिफिकेशन, पूछिए ना मुख्यमंत्री से। परसों नोटिफिकेशन उसका इश्यू किया, 12 से लेकर 15% तक। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या 6000 रुपए उनके अकाउंट में डालेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है। मैंने ये सवाल उनसे पूछा था कि अभी कैसे कर सकते हैं ये आप बदलाव, तो उन्होंने कहा ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है। किसानों को डिस्ट्रेस से रोकने के लिए हमने किया है, क्योंकि नमी ज्यादा है सोया में, लेकिन हम खरीदेंगे उसे 15% नमी के बावजूद खरीदेंगे। तो उन्होंने समाधान तो कर दिया है। नहीं, समाधान कहां, पूछिए ना। तो आज कितनी हुई है? मैं, अगर आप 6 रुपए अकाउंट में डालने की घोषणा करते हो तो सारी सोयाबीन आपकी, और सिर्फ 13 लाख क्यों, 74 लाख मेट्रिक टन आप फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में बताया। आप कह रहे हैं हम किसानों को पैसा देते हैं, 6000 रुपए प्रधानमंत्री जी सहायता करते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, देश को बताओ कि इनपुट कॉस्ट बढ़ाकर 2,85,000 करोड़ रुपए उनकी जेब से हर साल निकाल रहे हो। क्यों 27 रुपए आमदनी रह गई? एनएसएसओ बता रहा है। बहुत हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाते हो। देश के लोगों, एक बार गूगल पर सर्च करना सैफुल्ला फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को, तो आतंकवादियों को भी नहीं छोड़ते हैं, पार्टी का टिकट देते हैं। तारिक अहमद मीर, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाले आदमी को विधानसभा का टिकट चुनाव लड़ाते हैं। तो तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री का मन साझा करता है जब समझ में नहीं आता इनको। अभी क्या किया आपने कश्मीर में? पूछिए कश्मीर के लोगों से, जो प्रतिबंधित संगठन है उन संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप से आपने आतंकवादी संगठनों के सहयोग से अप्रत्यक्ष रूप से 7 सीटों पर चुनाव लड़ा है। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद कीजिए, महाराष्ट्र के विकास के विषयों पर बात कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप बड़ा बात करते हैं समर्थन मूल्य पर, कितनी फसलें खरीदते हैं बताइए आप तिलहन की कितनी खरीदते हैं, दलहन की? और ये जो सोयाबीन के भाव है ना, मैं आज बड़ा खुलासा करता हूं क्यों ऐसी परिस्थिति किसानों की हुई। 13-14 में जो ऑयल का इंपोर्ट 13-14 में 13 लाख मेट्रिक टन होता था सोयाबीन का तेल, वो 39 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच गया। जो 7,000 करोड़ रुपए का तेल आयात होता था, वो 47,000 करोड़ रुपए का तेल आयात हो रहा है। कौन 2 बड़े धन्ना सेठ तेल के खेल में कूदे, आप बताइए। नहीं तो होता यह कि हमारे देश के जो ऑयल सीड्स पैदा करने वाले किसान हैं, उनसे वो सोयाबीन, उनसे ऑयल सीड्स खरीदते और हम आत्मनिर्भर हो जाते, जैसा प्रधानमंत्री जी 2014 में लाल किले की प्राचीर से आप कहते थे। लेकिन नहीं, हम इसीलिए तो आरोप लगा रहे हैं कि मुट्ठी भर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुट्ठी भर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आप स्लम के लोगों को भी नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहकर जाए कि धारावी का जो सर्वे मशाल का हुआ था वो राज्य सरकार ने कराया था। 81,000 टेनेंटमेंट्स क्या उसमें जिक्र आया है? क्या सभी लोगों को एकोमोडेट करेंगे? सिख लिंक ने, आपने जो रिपोर्ट बताई है, क्यों इलीगल?
कब प्रोविजन किया बताइए? उस टेंडर डॉक्यूमेंट में ये बदलाव क्यों कर दिया आपने? क्या इलीगल था उसके पहले? अगर वो कोई 12 साल में एडवर्स पोजीशन होता है, भारत का संविधान कहता है कि 12 साल से अगर कब्जाधारी भी कोई है तो एडवर्स पोजीशन में वो मालिक हो जाएगा। ठीक है, अब गौरव जी जवाब देना नहीं चाहते? गौरव जी जवाब दीजिए किसानों के मुद्दे पर, और फिर वो धारावी के जो रिहैबिलिटेट करने का है कि दूसरी जगह उनका पुनर्वास किया जाएगा। देखिए अंजना जी, सबसे पहले आज कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी की तरह ही क्लीन बोल्ड हो गए। अदानी से इतना निकटतम जो इनकी रिश्तेदारी है उसके बारे में सवाल पूछा, मैंने तस्वीरें भी दिखाई, कोई उत्तर मिला नहीं। पहला विकेट गिरा। दूसरा, मैंने इनसे गुलाम मीर के बारे में पूछा। गुलाम मीर घुसपैठियों को 450 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के लोगों से कोई लेना देना उनका नहीं है। वो कह रहे नहीं, हमें तो घुसपैठियों से इलू इलू करना है। इन्होंने कोई उत्तर दिया नहीं दिया। दूसरा विकेट गिरा। और सुनिए, तीसरा विकेट कब गिरा? मैंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार की और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। क्या इन्वेस्टमेंट आया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे गिरा, मैंने बताया कौन से बड़े काम हमने किए हैं। क्या 2.5 साल जब ये वसूली कर रहे थे, जब साधुओं को मरवा रहे थे, हनुमान चालीसा पे राजद्रोह के मुकदमे लगा रहे थे, उस पे एक शब्द ये बोल पाए? नहीं बोल पाए। और इसकी वजह क्या है? ये किसानों की बात किस मुंह से करेंगे? मैंने बताया एमएसपी लागू इन्होंने नहीं करी। मैं इनको एक आंकड़ा महाराष्ट्र का देता हूं। 1,10,00,000 किसान हैं महाराष्ट्र के, जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमने 6,000 रुपए सालाना दिया है। आप मुझे बताइए, क्या ये बड़ी उपलब्धि नहीं है? और ये कहते हैं हम जनता की अदालत में गए, हम अदालत में नहीं जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा में तुम तो फैक्ट्री में जलेबी बना रहे थे। जिस दिन हरियाणा की जनता ने जवाब दिया और फैसला सुनाया, अंजना जी, टाइम खत्म हो रहा है, उन्होंने कहा ईवीएम खराब है, इलेक्शन की जलेबी वो याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं तो कि क्या हम माने? महाराष्ट्र भी हम जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे, लेकिन ये फैसला जनता का मानेंगे कहा? ये बड़ी प्रॉब्लम है इनके। महाराष्ट्र की जनता इस खोके वाली सरकार को सबक सिखाएगी और खो कर देगी महाराष्ट्र से। चलिए, महाराष्ट्र का किसान, महाराष्ट्र का नौजवान नौकरी के लिए, महाराष्ट्र के इन्वेस्टमेंट जो देखिए, आज चुनावी प्रचार खत्म हो चुका है। अब सीधा 20 तारीख को जनता वोट डालेगी, 23 को नतीजे आएंगे। सबसे तेज आज तक पर जरूर रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।